हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि लास्ट वाला क्विक रिवीजन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और आज हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करेंगे कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल से, उसके बाद कुछ मैकेनिज्म जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, उसके बाद अल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि जीआर और कार्बोनिल कंपाउंड से होते हैं, उसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल जिसमें हम ल्यूकोस टेस्ट को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, उसके बाद अल्कोहल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्लूड करते हुए इसकी सॉल्युबिलिटी और इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे। ये सब हो जाने के बाद हम फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे और लास्ट में ईथर के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम 2007 से लेकर 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैं कहूं कि सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको भी हम साइमल्टेनियसली कवर भी कर लेंगे। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर से। देखिए, लास्ट चैप्टर में एक कंपाउंड था अल्काइल हैलाइड। हम अपनी चॉइस का एक अल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं। फाइन। इसके अंदर यदि एक्वस KOH डाल दिया जाए, आपको पता होगा एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा। क्या चीज़ बाहर निकल जाती है? K और Cl बाहर निकल जाता है और ये अल्कोहल बन जाता है। लास्ट चैप्टर से आप इस चैप्टर में कनेक्ट हो गए। अब हम इस चैप्टर से अगले चैप्टर में अगर कनेक्ट करना चाहें तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। फाइन। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस CrO3। हाइड्रस नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। और आप यूज़ कर सकते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और आप कॉपर एंड हीटिंग कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये तीनों ही चीज़ें इस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगी। ट्रिक ये होती है कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक H हटा दीजिए। अब जो चीज़ आपको मिलने जा रही है वो है CH3 CH2 COOH। बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ कितने कार्बन है? 3। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन का आपको एक एल्डिहाइड बना देना है। फाइन। ये हुई मेन चीज़। ये लास्ट चैप्टर, ये करंट चैप्टर और ये अगला चैप्टर, तो ये इंटरलिंक हो गए। राइट। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। देखें, ये अभी हमने कंट्रोल ऑक्सीडेशन किया। अगर आप अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते, हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी मैं स्पेस बना देता हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन हुआ होता तो क्या होता? अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन किससे कर सकते हो आप? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी ले लेते हैं। जबकि हम एसिड्स पढ़ेंगे तब हम और बात करेंगे इस रिएजेंट पे। और आप यहाँ पे ले सकते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। और आप यहाँ पे ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट है CrO3-H2SO4। तो ये तीनों चीजें क्या करती है? प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन का, तो यहाँ पे आप बना देंगे अब CH3 CH2 COOH। ये लीजिए। तो ये अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन है, तो प्राइमरी अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाते हैं। कार्बन ध्यान रखिए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का ही आ जाता है। आप यहाँ पे जोन्स रिएजेंट भी ले सकते थे। राइट। मैं लिख देता हूँ CrO3-H2SO4, दिस इज जोन्स रिएजेंट। तो ध्यान रखें। राइट। ये चीज़ बन गई। अब पहले हम इनसे आगे और पीछे चलना सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है इसको, यानी ये कन्वर्जन चाहिए, तो रिडक्शन करना होगा। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन किसकी मदद से हो सकता है? रिडक्शन हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। साथ में ये जरूर लिखें, ठीक है? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेज में यूज करते हैं, सेकंड स्टेज में H3O+, फॉलोड अप बाय हाइड्रोलिसिस है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 3 कार्बन का, वो 3 कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड से यदि आपको अल्कोहल बनाना है तो वापस रिडक्शन करना है। अब एल्डिहाइड से रिडक्शन करके आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं आप? अब जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं निकल PDPT, जिसमें से मैं एक लिख देता हूँ, निकल NH2। आप रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिख सकते हैं, लेकिन काफी एक्सपेंसिव रिएजेंट है, हम काम इन्हीं से चला लेते हैं। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर आपको प्राइमरी अल्कोहल दे देते हैं। तो हम यूं सीधे जाना भी सीख गए और उल्टा जाना भी सीख गए। सारी रिएक्शंस अंदर चैप्टर में है, लेकिन कन्वर्जन में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको इन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इस जगह देखिए, ये है। इसके अंदर यदि अल्कोहलिक KOH डाल दिया जाए, ये भी लास्ट चैप्टर से आता है कॉन्सेप्ट, तो एलिमिनेशन हो जाता है। ये अल्फा है और ये बीटा है।
राइट। अल्फा से Cl, बीटा से H निकल जाएगा और क्या चीज मिलेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको मिलेगा एक एल्कीन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस एल्कीन पर वाटर ऐड करना चाह रहे हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब हाइड्रेशन करना चाह रहे हैं। मैकेनिज्म भी देखेंगे आज हम इसका, और जब हम इसका हाइड्रेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट OH पार्ट इस वाले कार्बन से आके जुड़ जाएगा और H इस वाले से आके जुड़ जाएगा। अब जो अल्कोहल आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। अब सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया वैसे अब हम सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन सोच के देखते हैं कि अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, कोई भी रेजेंट आप यूज कर सकते हैं, मैं केवल PCC लिख रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से। तो यहाँ से H और यहाँ से H आप हटा दीजिए, तो अब आपको जो चीज़ मिलने जा रही है वो मिलने जा रही है CH3 CO CH3, आप इसको अच्छे से जानते हैं, दैट इज कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो हमेशा कीटोन बनते हैं। बनाने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, दोनों H हटा दीजिए। और मान लीजिए ये इसका ऑक्सीडेशन है, PCC का मतलब यूज करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, अभी की जरूरत नहीं है। अब कीटोन का यदि रिडक्शन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन, अब कीटोन का यदि रिडक्शन कर दिया जाए तो ये चीज बनाई जा सकती है। रिडक्शन किससे कर सकते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने ऊपर यूज किए, आप कोई भी एक लिख लीजिए, मैं NaBH4 लिख लेता हूं, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं। रिडक्शन का ट्रिक क्या होती है, रिडक्शन की ट्रिक देखिए, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो ये एक H इधर जुड़ जाएगा, बॉन्ड टूट गया, एक H इधर जुड़ जाएगा, देखिए यही चीज आ जाएगी। तो कीटोन्स जब भी रिड्यूस होते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए हम यू जाना भी सीख गए और यू आना भी सीख गए, फाइन। अब अगर हम बात करें यहां से यहां आने की, तो वैसे तो इस चैप्टर से इसका कोई कनेक्शन है नहीं, लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी आप सिंपली यहां से यहां, या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बता देता हूं कि मान लीजिए अब यहां से आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, मान लीजिए आप यहां से प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको शो करता हूं। यहां देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी हम बात करें तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप एक ही रिएक्शन है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है B2H6 फर्स्ट, और सेकेंड टाइम में H2O2 और बेसिक मीडियम। अगर आपको याद हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट OH तो यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा, तो H इधर और OH इधर, देखिए ये अल्कोहल बन गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इससे हम ये अल्कोहल डायरेक्ट बना सकते हैं, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से है ये, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये कनेक्शन आपको मिल गए, हम इनको भी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन हम इनके इंटर कन्वर्जन जो है वो हम लास्ट चैप्टर का जब हमने रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन, वहां हमने देख लिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। हम मेन कनेक्शन बिठा रहे हैं अल्कोहल से कनेक्टेड जो चीजें हैं उनके बीच में। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स बना लिए ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से वापस हमने इनको बना लिया, और लास्ट चैप्टर से इसके साथ हमने इसका कनेक्शन कर दिया। तो ये जो क्वेश्चंस अभी आपको सामने नजर आ रहे हैं, मैंने इनको पिछले 14 से 15 साल में कन्वर्जन्स में आते देखा है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म हमें दो ही देखने हैं और इन पे काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी आते हैं, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के ऊपर। तो नेक्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो मैकेनिज्म पे बात करेंगे, फाइन। तो देखिए हम दो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, एक हम देखेंगे हाइड्रेशन और दूसरा हम देखेंगे डिहाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन किसका होगा, तो होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और एल्कीन्स में जो सिलेबस वाइज है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स में, वो इथीन के ऊपर आए हैं, तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, खासकर इथाइल अल्कोहल होता है, पर हम अल्कोहल लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो अपन जब आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन देखिए जरा, ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन मतलब वाटर जोड़ना है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैटलिस्ट एसिडिक मीडियम CH3 CH2OH, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। यूं अगर आप कहते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हाइड्रेशन, और अगर आप यूं देखते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो अभी हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एल्कीन पे H2O जोड़ रहे हैं, तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे और बाद में हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है इसकी, जिसे हम नंबर नहीं देंगे, सिर्फ बताएंगे कि जो H+ आयंस होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं H3O+ में, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये वाया लोन पेयर इसको अपने साथ जोड़ लेता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कह सकते हैं।
राइट, तो इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बन जाता है, सोल्यूशन में यही पड़ा रहता है। अब हम अपनी बात को शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर यहां देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करने के लिए आता है, जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाएं तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, एरो का जो डायरेक्शन होता है ना वो वन साइडेड होता है। आप यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं, इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं और ये यहां शिफ्ट हो रहा है, तो देखिए एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब आप देखिए जरा कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उस पर फोकस करते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो वाटर तो बाहर निकल गया। अल्टीमेटली हमें ये पता है कि H+ को फ्री नहीं रखना है, इसलिए हम उसको वाटर के साथ रखते हैं, लेकिन H+ जब अटैक कर लेता है तो वाटर बाहर आ जाता है। तो यहाँ से कौन सी चीज़ बाहर आ गई, H2O। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पर कौन सा साइन आया होगा, पॉजिटिव। एक बॉन्ड रह गया, ये रहा वो एक बॉन्ड, इस पर कौन सा साइन आया होगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो ये CH3। तो देखिए नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट, तो इस पर तो पॉजिटिव साइन है ही है। प्लस माइनस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो माइनस और प्लस न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए तो माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे CH2 ने सिर्फ डोनेट किया है, इसलिए इस पर प्लस साइन। तो ये जो चीज़ बनी, ये बना कार्बोकेटायन। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, कोई हैवी कार्बोकेटायन नहीं है कि हम कहेंगे रीअरेंज होकर कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। तो यहीं पे आपको रुकना है, ये कार्बोकेटायन आपका बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन है उसके ऊपर अब वाटर अटैक करेगा, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहेंगे, क्योंकि वाया इट्स लोन पेयर इस पर अटैक कर रहा है, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहेंगे। अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर करेगा तो अब आपको क्या मिलने जा रहा है, अब आप देखिए जरा, CH3 CH2, इस पर प्लस है और ये अपने लोन पेयर के वाया इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड बना लिया इसने, 2H यूं के यूं है, एक लोन पेयर इसने बॉन्ड बनाने के काम में ले लिया। और डोनेशन टेल इसकी तरफ है, जिसकी तरफ टेल होती है उसके ऊपर प्लस साइन, अगर वो न्यूट्रल है तो प्लस साइन इसके ऊपर आ गया, राइट। इसने एक्सेप्ट किया, इसमें माइनस, ऑलरेडी प्लस था तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया और ये स्पीशीज आपको मिली। इसे कहते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ध्यान रहे, अकेले को इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, लेकिन जब इसके साथ ऐसे कोई स्पीशीज जुड़ जाए या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो फिर उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ। तो इसे हम कहेंगे इथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो इथाइल ऑक्सोनियम आयन तैयार हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट, ये मैकेनिज्म पूरा ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 मार्क के। अब जो चीज़ आपने तैयार की, CH3 CH2 OH H और पॉजिटिव, करेक्ट, क्योंकि आपने एसिड एज अ कैटलिस्ट माना है तो वापस यहाँ से H+ निकालना होगा। ऑक्सीजन अपने को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ से कौन सी चीज़ बाहर निकल जाएगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो यहाँ से H+ बाहर निकल गया, डोनेट कर रहा है ना, तो H+, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस, लेकिन ऑलरेडी प्लस है, प्लस और माइनस एक ही स्पीशीज पे हो तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे अब जो चीज़ आपको मिलेगी वो CH3 CH2 OH और H+ बाहर निकल गया। अब आप ये देख सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट काम में लिया, प्रोडक्ट पे अल्कोहल है, करेक्ट, ये अल्कोहल एक वाटर की यूनिट काम में आई, वो वाटर की यूनिट काम में आई, ये कैटलिस्ट था, काम में आया, एंड में वापस बाहर निकल गया। इस स्टेप को हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं। आप चाहें तो जब आप पॉइंट्स लिखते हैं, राइट, जैसे थर्ड पॉइंट लिखते हो तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, मैं वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ऑक्सोनियम आयन, या आप ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ऐसा कुछ भी आपको हेडिंग डालनी चाहिए। तो ये मैकेनिज्म हो गया, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइन, चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे। ये था किसका, ये था हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे डिहाइड्रेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए, आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। डिहाइड्रेशन किसका करेंगे, अल्कोहल का। अभी आपने अल्कोहल को देख ही लिया, CH3 CH2 OH अल्कोहल था। अब आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, इसी में से वाटर बाहर निकालना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे, रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही होती है, ठीक है, लेकिन हम वन साइडेड बता देते हैं अभी तो, ठीक है। तो अगर आप इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दें, साथ में टेम्परेचर भी काफ़ी हाई कर दें, 443 केल्विन, तो आपको CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर बाहर निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट हो गया मतलब अल्फा से OH निकल गया और बीटा से H निकल गया, और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये एल्कीन्स बन गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एल्कीन और वाटर मिलकर अल्कोहल बना रहे थे, वो हाइड्रेशन स्टेप था, वहां पे डाइल्यूट एसिड लिया जाता है, टेम्परेचर लो रखा जाता है। लेकिन वहीं पे यदि आप एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड कर दें
और टेम्परेचर बहुत हाई कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगी, राइट, और फिर आपको एल्कीन्स मेजर अमाउंट में मिलने लग जाएंगे। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसीलिए हम दोनों के बीच रिवर्सिबिलिटी का साइन शो करते हैं। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टार्टिंग इससे हो रही है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास, OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। एसिड आपको क्या देगा, कंसंट्रेटेड एसिड है तो बहुत सारे H+ आयंस, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक अल्कोहल का, इसके अटैक से जो चीज़ अब आपको मिलने जा रही है वो मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इससे H आकर जुड़ गया तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी। तो आप कह सकते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तो दोनों में से कोई ना कोई एक हेडिंग आपको लिखनी चाहिए। पहली चीज़ बन गई। सेकेंड स्टेज में हम बात करते हैं, अब क्या हो सकता है, CH3 CH2 OH H और पॉजिटिव। आप हेडिंग जरूर डालिए, मैं बोलता जा रहा हूं, आप चाहें तो साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, अब यहां पे ये चीज आ गई। अब इसका क्या किया जाए, तो यहां देखिए, यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप आपको नजर आएगा और वो लिविंग ग्रुप है H2O। तो यहां से जो चीज अब आपको मिलेगी वो मिलेगी CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहां बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर बाहर निकल गया, माइनस प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए और इस पे प्लस छूट गया, कार्बोकैटायंस बन गए। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको पता है कि जो कार्बोकैटायन अब आपके सामने बना है उस पूरे मैकेनिज्म में एक H+ हमने यूज किया था, तो हमें अल्टीमेटली उस H+ को वापस बाहर निकालना होगा। और अल्टीमेटली जब वो H+ हम बाहर निकालेंगे तो स्टेप कहलाएगा डीप्रोटोनेशन। अब आप यहां से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहां से अगर आप निकालेंगे तो H+ निकलेगा तो यहां पे माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो H+ निकलना चाहेगा इस जगह से, और यहां से अगर मैं एक H+ निकाल दूं तो यहां माइनस और सामने प्लस है। प्लस माइनस जब भी आमने सामने होते हैं तो क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो यहां बन जाएगा बॉन्ड, और क्या चीज बाहर निकल जाएगी, H+ तो कैटलिस्ट था, बाहर निकालना ही था क्योंकि काम में भी आपने लिया था। These are the steps for the mechanism of dehydration of alcohol। इसकी ट्रिक मैं आपको यहां शो कर देता हूं शॉर्ट में। ये देखिए, वैसे तो बहुत इजी है, आप समझ ही गए होंगे। ये यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये H+ बाहर निकाल दिया, जो कि मैंने आपको शो किया। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइन, तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप्स में ध्यान रखिए, हेडिंग जरूर डालिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन या डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तो आप अटैक के फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं, या फिर जो चीज बन रही है उनके हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन स्टेप्स जरूर लिखिएगा। ये हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन है, इनसे कम से कम 8-9 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले सालों में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। फाइन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हमने हाइड्रेशन देख लिया, डिहाइड्रेशन देख लिया, कन्वर्जन्स देख लिया। अब हम अल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जिनके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हेडिंग डालता हूं, आप चेक कर लेंगे उसको बहुत अच्छे से। कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस Gr आपको देता है एडक्ट, और जो एडक्ट मिला उसका यदि आप हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में तो आपको मिल जाते हैं अल्कोहल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी पूछा गया है। ठीक है, कन्वर्जन में कैसे पकड़ते हैं कि यही रिएक्शन यूज करनी है। जब भी आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, एक कार्बन बढ़ रहा है या 2 कार्बन बढ़ रहा है, हालाइड्स में बढ़ता था तो हम साइनाइड सोचते थे, लेकिन अगर अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन्स के बीच में बात घूम रही है तो और एक कार्बन आपको बढ़ाना है, तो दिमाग में रख लीजिए कि Gr का यूज करना ही पड़ेगा एक कार्बन 2 कार्बन बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्जन चल रहे हो, कार्बन बढ़ रहा हो तो यही रिएक्शन काम में आएगी, और इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है, ध्यान रखें। अगर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड, इसकी आप किसी भी Gr से रिएक्शन कर लो, किसी भी Gr से, RMgX, R ग्रुप आप कुछ भी लेके आ जाओ दुनिया का, एडक्ट तो बनना ही बनना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसका हाइड्रोलिसिस अगर आपने कर दिया तो हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेंगे, कुछ भी आप कर लें। प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है, आपने चेक कर लिया कि बनने वाला अल्कोहल प्राइमरी है, तो Gr कुछ भी लीजिए आप, लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सेकंड, अगर इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड है, मैं फिर कह रहा हूं कोई और एल्डिहाइड, मतलब मैं R लगा देता हूं, कोई सा भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मतलब यहां R आ गया, उसके साथ आप Gr कोई सा भी लीजिए, एडक्ट बनेगा, वही हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन बनने वाले अल्कोहल्स हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड लेते हैं, अगर कीटोन आपने लिए, कीटोन्स
कीटोन, कोई सा भी कीटोन ले लीजिए, आपकी चॉइस है, यानी फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, उसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई सा भी कीटोन अगर है, बाकी सब कुछ बनना ही है वैसा का वैसा, और जो अल्कोहल्स आपको मिलेंगे वो टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा गया है, दैट्स वाई वो टर्शरी वाला केस है, और इसको समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। कहा गया कि आप जीआर से ये बना के दिखाइए, क्या बनाना है, उसके लिए बोला गया 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, तो प्रोपन, ये प्रोपन हो गया, 2 ऑल ये 2 हो गया, और 2 पे मिथाइल कह रहे हैं तो ये हो गया CH3, तो 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल ये बनाना है। सबसे पहले चेक कीजिए OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो ये टर्शरी अल्कोहल है नंबर 1। अब क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है और इसे हमें बनाना है, और उन्होंने बोल भी दिया है कि जीआर से बनाना है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड आप लेंगे वो कुछ और नहीं हो सकता, वो कीटोन ही होगा। अब क्वेश्चन इज कीटोन कौन सा लें, जीआर कौन सा लें, तो जीआर मेंशन कर दिया जाएगा कि जीआर आपको लेना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जीआर आपको लेना है। तो जीआर जो हमें कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जीआर आप ले सकते हैं। अब कीटोन तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, अब कीटोन कौन सा लें, तो नंबर ऑफ कार्बन जस्टिफाई कर लीजिए, एक कार्बन तो यहां से पहुंचेगा अंदर, एक CH3 ग्रुप तो यहां से चला जाएगा। अब एक CH3 ग्रुप अगर यहां से आ भी जाता है तो आपके पास 3 कार्बन वाला कोई कीटोन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, क्योंकि एक कार्बन तो यहां से आ जाएगा, तो एक CH3 ग्रुप तो इधर से आ जाएगा, बाकी कितने कार्बन बच रहे हैं 3, तो जो भी कीटोन आप लो उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, और 3 कार्बन का कीटोन कोई और हो ही नहीं सकता इसके अलावा। अब करते क्या है वो ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूं, ये माइनस और ये प्लस, हमेशा ये बॉन्ड तोड़ना है, ये प्लस और ये माइनस, मैं लास्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में भी बात बता चुका हूं। अब आप देखिए जरा, यहां एडक्ट बनाना है, एडक्ट मतलब दोनों को जोड़ दें, तो CH3C ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, ओके सॉरी, माइनस माइनस से प्लस जोड़ दीजिए, तो प्लस में कौन आ जाएगा MgBr, यहां पे C है, इससे एक CH3 तो जुड़ ही रहा है, और उसके आगे ये माइनस वाला एक CH3 और आ गया, ये माइनस और ये प्लस, फाइन, दिस इज कॉल्ड एडक्ट, क्योंकि सारी चीजें जुड़ने से बनी है। अब आपको इसका क्या करना है, आपको इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस की ट्रिक सिर्फ ये है, इस तरफ H और इस तरफ OH। अब आप चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है, CH3 CH3 CH3, 3 CH3 आ गए और ऊपर एक OH आ गया। अब इस CH3 को यहाँ लिख दूं और OH को ऊपर लिख दूं, वो तो वन एंड द सेम थिंग ना। आप IUPAC नेम लिखेंगे तो यही चीज आने वाली है, तो टर्शरी अल्कोहल तैयार हो गए। अब ट्रिक देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ H होता, एक तरफ, तो यहाँ पे भी एक तरफ H होता और यहाँ पे भी एक तरफ H होता। अब यहाँ पे एक तरफ H होता तो कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा होता और वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता। और मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड होता, फर्स्ट वाला केस होता, तो दोनों साइड पे H होता, तो एक ही CH3 होता और 2 साइड पे तो H होते, ये 2 साइड पे H होते, यहाँ 2 साइड पे H होते, तो इसे आप क्या बोलते हैं, CH3 CH2, क्योंकि यहाँ 2H है तो ये 2H आते हैं और ये 2H आते हैं, तो CH3 CH2H, तो फिर कौन से अल्कोहल्स बन जाते, तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते। फाइन, तो ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं ल्यूकस टेस्ट की। देखिए ल्यूकस टेस्ट किस काम में आता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें कोई भी आप अपनी चॉइस का प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, एग्री करते हैं कि प्राइमरी है। अगर आप यूं लिख लें तो ये सेकेंडरी हो जाता है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, और अगर आप यूं लिख लें तो ये टर्शरी हो जाता है। ल्यूकस टेस्ट में कुछ नहीं होता, ल्यूकस रिएजेंट मिलाना होता है। और ल्यूकस रिएजेंट क्या है, ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, यही ल्यूकस रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। सेम चीज, बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम चीज, ये ल्यूकस रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। फाइन, प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, आप सीधा सा देखिए, यहां से OH और यहां से H निकाल देना है, तो H2O बाहर निकल जाएगा और यहां जो चीज आएगी वो आएगी RCH2Cl। तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा RCHR और यहां से OH और यहां से H, तो फिर पीछे कौन आगे जुड़ जाएगा, Cl। तो मतलब कुल मिलाकर आपको हलाइड शो करना है कि हलाइड बन जाएंगे। ये लीजिए हलाइड बन गया। ये कौन सा हलाइड बना, टर्शियरी अल्कोहल था तो टर्शियरी हलाइड, सेकेंडरी हलाइड और प्राइमरी हलाइड। फाइन, अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए जिस भी टेस्ट ट्यूब में क्विक टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी बहुत जल्दी से आ गई, टर्बिडिटी बहुत जल्दी किसके केस में आएगी, टर्बिडिटी बहुत जल्दी आएगी टर्शरी के केस में। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी, यहाँ पे साथ में क्या चीज निकल रही है बाहर, वाटर। आप लास्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में देख लीजिएगा, मैंने बोला भी है और नहीं बोला तो आप ध्यान रखिए, हलाइड्स और वाटर एक दूसरे में इमिसिबल है, और जब दोनों साथ बनेंगे तो टर्बिडिटी का डेवलप होना तय है। जिसमें टर्बिडिटी तेजी से आएगी इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत तेज हुई है। अब अगर हम बात करें कि यहां से निकल क्या रहा है, तो आप ढंग से देखें, अगर यहां पे HCl मैं लिख दूं तो यहां से OH निकल रहा है और यहां से
OH और यहां से H निकल रहा है, वही वाटर आ रहा है बाहर। और OH निकालने के केस में टर्शियरी अल्कोहल काफी क्विक होते हैं। टर्शियरी अल्कोहल का बेसिक नेचर काफी अच्छा होता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर बहुत अच्छा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, एक्सप्लेनेशन की यहां मैं जरूरत नहीं समझता, दिमाग में बिठा के रखिए। एसिडिटी में प्राइमरी सबसे आगे होते हैं और बेसिसिटी में टर्शियरी अल्कोहल सबसे आगे होते हैं। ट्रिक दे देता हूं कि यहां से अगर OH निकलेगा तो यहां पे प्लस साइन आएगा, OH माइनस निकलेगा प्लस साइन, और प्लस साइन जिस कार्बन पर आएगा वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेंगे जो कि स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है तो तेजी से वो बनना चाहता है, रिएक्शन तेज होती है। तो ध्यान रखिए इसकी रिएक्शन काफी तेज होगी, तो टर्बिडिटी जो आएगी वो बहुत जल्दी आ जाएगी। टर्बिडिटी डेवलप क्विकली, और जिस भी टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी बहुत जल्दी से आ गई वो टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल है। तो बस आपको क्या करना है, 3 अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आपको पता नहीं है कौन सा है, आपको ल्यूकोस रिएजेंट डालना है। जिसमें भी टर्बिडिटी एकदम से आ गई वो टर्शियरी है, जिसमें टर्बिडिटी थोड़ा टाइम लेकर आई वो सेकेंडरी है, और जिसमें टर्बिडिटी आई नहीं या गर्म करने पर टर्बिड हुआ या टर्बिडिटी डेवलप हुई वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो ये वह है ल्यूकस टेस्ट, ये तीनों अल्कोहल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकता है। एग्जाम में IUP से नेम लिखा आ सकता है, आप पहचानिए कि वो कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कोई सी भी हो सकती है, कोई भी 2 दे सकते हैं, और उसमें आपको बस ये टेस्ट कर देना है। और लिखना जरूर है कि टर्बिडिटी डेवलप्स क्विकली मतलब टर्शियरी, टर्बिडिटी डेवलप आफ्टर सम टाइम सेकेंडरी, एंड नो टर्बिडिटी डेवलप या टर्बिडिटी डेवलप ऑन हीटिंग तो वो प्राइमरी, राइट। तो ध्यान रखें, टर्बिडिटी डेवलप्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टर्बिडिटी डेवलप आफ्टर सम टाइम। तो आई होप आपको डिस्टिंग्विश करना आ गया होगा अच्छे से यहां पे, फाइन। चलिए, तो ये था टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश व्हाट? डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अभी हम जब फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल के भी कुछ टेस्ट बताएंगे, और एग्जाम्स में अल्कोहल और फिनॉल को भी डिस्टिंग्विश करने पे काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो अल्कोहल के टेस्ट आपके सामने हैं, और जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो मैं फिनॉल के भी कुछ टेस्ट आपको बता दूंगा। ओके, यहां पे हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे एक बात करते हैं, वो तो मैं थ्योरी है बोल ही देता हूं। अल्कोहल की यदि बात की जाए तो उसके अंदर ROH ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। कोई एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो CH3OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए H का F O या N से डायरेक्टली अटैच होना जरूरी है। तो H डायरेक्टली O से अटैच्ड है, तो इसका मतलब है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। किसके साथ? खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी शो कर सकता है, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी शो कर सकता है, क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो यहाँ पूरी भी हो जाती है। तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। एप्लीकेशन क्या हुई, बात की, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कंपेरेबल मोलर मास का मैं कोई हाइड्रोकार्बन लूं, कंपेरेबल मोलर मास का कोई एल्डिहाइड लें, कोई कीटोन्स लें, या कोई ईथर लें, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लें कार्बोक्सिलिक एसिड्स को छोड़कर, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर यदि आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लें जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उनसे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर साइड पे होगा। तो दिमाग में बिठा लीजिए, अल्कोहल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन उसमें प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। तो चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, और चाहे अमीन्स हो। जब अमीन्स पढ़ेंगे तब हम इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है ऑक्सीजन की वजह से, और अमीन्स की वीक होती है नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ी सी कम होती है, और वो भी नंबर से हम जस्टिफाई करेंगे बाद में जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, क्यों, तो आपको जवाब देना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे शुड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट फिर भी लोअर अल्कोहल्स पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर हेवियर अल्कोहल्स क्यों नहीं डिसॉल्व होते? हेवियर अल्कोहल्स में हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा हो जाता है, कार्बन चेन काफी बड़ी हो जाती है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम होते होते इनसॉल्युबल हो जाते हैं। फाइन, तो अल्कोहल की हाई सॉल्युबिलिटी, लोअर अल्कोहल्स की या अल्कोहल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट का एक ही रीजन है, और वो रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब मैं उनको भी कंपेयर कर लूंगा वहां पे। फाइन, तो दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। ओके, इसके बाद हम फिनॉल्स को स्टार्ट करेंगे, फिनॉल्स के कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे, और फिर हम एसिडिटी को कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिनॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं फिनॉल बना रहा हूं, ध्यान देंगे। ये फिनॉल तैयार हो गया। फाइन,
फिनॉल की मेन 6 मेन रिएक्शंस हैं जो हर साल घूम घूम कर पूछी जाती है, तो हम उन 6 पे फोकस करेंगे। पहले इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको 3 तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इन तीनों तरीकों से क्वेश्चन आ चुका है। तरीके एक 11th का है, एक लास्ट चैप्टर का है और एक इस चैप्टर का है। वैसे देखा जाए तो सब पहले हो चुका है। मैं कनेक्ट करता हूं आपको, देखें। अगर बीडीसी, अमीन्स में जब बीडीसी हम पढ़ेंगे चैप्टर में तब भी इसको डिस्कस करेंगे। बीडीसी की यदि रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि वाटर के साथ कर दी जाए, टेम्परेचर लो नहीं रखना है, लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है वाटर के साथ, तो फिनॉल बन जाता है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक सिर्फ इतनी सी है, देखिए यहां से आप किसको, गैस को बाहर निकाल देंगे, N2 गैस बाहर चली जाएगी, वाटर का H वाला पार्ट यहां जोड़ दीजिए और वाटर का जो OH वाला पार्ट है वो यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये OH वाला पार्ट है, ठीक है। तो N2 गैस बाहर निकाल दें, यहां से HCl बाहर निकाल दें और ये OH यहां आके जुड़ जाता है, बन गया फिनॉल, वेरी फेमस। दूसरी अगर हम प्रिपरेशन देखें तो दूसरी प्रिपरेशन है क्लोरीन से। अगर आपको याद हो तो डाउ प्रोसेस, आप डाउ प्रोसेस भी लिख देंगे, काम हो जाएगा। डाउ प्रोसेस से भी हम इसको बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो NaOH के साथ रिएक्शन होती थी, काफ़ी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, हाई प्रेशर भी रखा जाता था और फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन। बस आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो Cl हट के OH आ जाता था। और एक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है ये वाली, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सिर्फ आपको किसके साथ करनी है? NaOH के साथ करनी है और वही फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है। मैकेनिज्म में अभी हम घुस नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे Na आ जाता है, फिर SO2 गैस बाहर निकल जाती है, वो लंबा मैकेनिज्म है। बस आपको ध्यान रखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH और H+ कर देते हैं तो यहाँ पे OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है। ये आपने किसको तैयार कर लिया? ये आपने तैयार कर लिया फिनॉल्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिपरेशन है फिनॉल्स की। अब फिनॉल की कुछ रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिनॉल की एक कमर्शियल प्रिपरेशन भी है, उसको भी चलो हम देख लेते हैं, फिर रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक कमर्शियल प्रिपरेशन है फिनॉल की, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिए। इसे हम बना सकते हैं क्यूमीन से, ठीक है। दिस इज क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसका आपको क्या करना होता है? O2 से रिएक्शन करनी होती है और उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है, ठीक है, हीटिंग करके। तो जब आप ये सारा काम कर देते हैं राइट, तो यहाँ पे आपको फिनॉल मिल जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है और बाय प्रोडक्ट होता है एसीटोन। तो इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ दे नहीं रहा क्योंकि मैं सीधा आपको प्रिपरेशन बता रहा हूँ। ये कमर्शियल प्रिपरेशन है फिनॉल की। तो फिनॉल की आप ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड लिंक बनता है और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो आपको फिनॉल मिल जाते हैं। तो डिटेल रिएक्शन अगर आपको देखने तो आप NCERT में देख सकते हैं, बाकी कन्वर्जन में आप इस रिएक्शन को भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए ये तो हो गई प्रिपरेशंस, अब रिएक्शंस। सबसे पहले नेम रिएक्शन को फ्री कर देते हैं। तो नेम रिएक्शन में सबसे पहले आती है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन नाम ध्यान रखें। उसके अंदर आपको क्या लेना होता है? फर्स्ट आपको लेना होता है NaOH, सेकंड आपको लेना होता है CO2 और लास्ट में एसिडिफिकेशन। ध्यान रखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे COH आ जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दोनों तरीके से पूछी गई है, कन्वर्जन में भी पूछी गई है और सीधा राइट अ नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, आप इतना भी लिख देंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो NaOH, CO2, एसिडिफिकेशन, ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओके, इसे आप बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। फाइन, कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। फाइन, चलिए दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरी रिएक्शन होती है CHCl3 और एक्वस NaOH और फिर वही एसिडिफिकेशन भी आप कर देंगे। तो सेम रिएक्शन है, OH वही है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई चीज आएगी लेकिन जो ग्रुप आएगा वो CHO ग्रुप आ जाता है। इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये रिएक्शन जो कहलाती है ये कहलाती है राइमर टाइमन्स रिएक्शन। ओके, ये ध्यान रखिए, दो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो अदर रिएक्शन की बात करते हैं। अगर इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दिया जाए तो OH ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पे आ जाएगा। और अब जो चीज बनती है वो मिलता है आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल।
और इसका होता है व्हाइट पीपीटी। ये बहुत फेमस रिएक्शन है टेस्ट टू आइडेंटिफाई फिनॉल्स के लिए। यानी कि अगर आपको फिनॉल को पहचानना है तो आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर डालिए, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, और अल्कोहल में अगर आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ऐसी एक मिलती जुलती रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही होगा जो ऊपर हुआ था, बस इलेक्ट्रोफाइल जहां जो बनते हैं वो NO2 होते हैं। ये रहा NO2। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। वो तो आप उसको देख के बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत फेमस नेम है, एंड दैट नेम इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एकमात्र ऐसा फिनॉल है, सब्स्टिट्यूट फिनॉल है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पिक्रिक एसिड है, और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से काफी वीक एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर फिनॉल ये वाला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। दैट्स व्हाई इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ओके, तो कितने रिएक्शंस हमने देख ली? 1 2 3 4। ओके, नाउ अब हमारे पास 2 रिएक्शन और बचती है। उसके साथ हमारा ये जो फ्लो चार्ट है ये पूरा हो जाएगा। अब 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन की तो स्पेस है और एक मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन से हम बेंजीन बना लेंगे, और एक बार आप बेंजीन बना सकते हो तो फिर उसके आगे जाकर आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद आप नाइट्रेशन करके NO2 ग्रुप, असाइलेशन करके CH3CO ग्रुप, अल्काइलेशन करके टोल्यूइन, ऐसे कई सारे ग्रुप डेवलप कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है जिंक के साथ, जिंक डस्ट। आपको बहुत अच्छे से याद होगी। जिंक क्या कर लेगा? इस ऑक्सीजन को खींच लेगा, ZNO, ऑक्सीजन हट जाएगा। तो अब जो चीज आपको यहां बचेगी वो क्या बचेगा? एंड दैट इज बेंजीन। और एक बार बेंजीन आपने बनाया तो अब आप कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा, यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, आगे भी अगर कोई बताना जरूरी मैं नहीं समझता, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, कुल मिलाकर 5 होते हैं, बस उनको आपको ध्यान रखना है। हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और असाइलेशन। फाइन, तो वो सब हम बेंजीन से कर सकते हैं। अब एक रिएक्शन इसकी और बच जाती है, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो उसको हम यहां बताते हैं। इस जगह पे ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर फिनॉल के अंदर Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4 मिला दिया जाए तो ये सब मिलकर फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसने रिड्यूस कर दिया, इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया, फिनॉल को रिड्यूस किया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। राइट, तो अब क्या बनेगा? तो अब जो चीज बनती है वो बनता है बेंजोक्विनोन। ध्यान रखिए, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स दोनों में आ चुका है। दिस इज बेंजोक्विनोन। और भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं पर इसको हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज बेंजोक्विनोन। ये ध्यान रखिए, बेंजोक्विनोन। ओके, तो दिस इज बेंजोक्विनोन, ये फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है। दिस इज बेंजीन, जो फिनॉल के रिडक्शन से बनता है। राइट, याद रखने की टेक्निक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 2 रिएक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 2 रिएक्शन हो गई, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन, और ये 2 नेम रिएक्शंस हो गई। तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं तो आपको सब एक साथ नजर आ जाएगा। ये देखिए, तो यहां पे सारी चीजें आ गई आपके सामने। तो अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं 2008 से लेकर 2007 से लेकर 2020 तक काफी क्वेश्चंस आए फिनॉल के, सब कवर हो गए, सब कवर हो गए। तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रिपरेशन 3 रिएक्शन से मैंने आपको बता दी, एक कमर्शियल प्रिपरेशन थी। इस तरीके से तो मैं यही बता सकता हूं, डिटेलिंग आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। बाकी इतना भी ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमारा फिनॉल भी कंप्लीट हो जाता है। राइट, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब एसिडिटी पे बात करते हैं। मैं सीधा ऑर्डर बना रहा हूं, बस आप ऑर्डर ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमेशा ध्यान रखें, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो हमेशा एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है, जैसे आप माइनस आर भी कह लीजिए, माइनस आर भी लगा लीजिए साथ में, माइनस यहां पे प्लस आर लगा लें, दोनों सेम ही काम करते हैं, एक रेजोनेंस के थ्रू और एक इंडक्शन के थ्रू। तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अपना काम तो इसी से हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिख रहा हूं, इसी ऑर्डर से क्वेश्चंस आए। यहां देखिए, ये एक फिनॉल है और इसके ऊपर यहां पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहां पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा है और यहां पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा है। ओके, तो फिनॉल में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। इससे कम एसिडिक की यदि हम बात करें तो
वो तो कॉमन बात हो जाएगी कि एक NO2 कम कर लो तो कम हो गया, फिर एक NO2 और कम कर लो तो वो और कम हो गया, राइट ना। तो हम एक केस ही ले लेते हैं NO2, तो इसकी एसिडिटी इससे तो कम ही होगी क्योंकि एक ही विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप है। अब इससे अगर आप आगे चलें तो अब ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूँ तब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये एसिडिटी को कम करेगा, राइट। तो हम इसको बाद में लेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं फिनॉल, सिंपल फिनॉल, इसमें कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसको लिखूं और यहां CH3 लगाऊं तो आप देख सकते हैं यहां कोई इफेक्ट नहीं है जो एसिडिटी को बढ़ाए या घटाए, लेकिन यहां पे तो घटाने वाला है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट घटा देता है, तो ये इससे पीछे आ जाएगा। अब इससे अगर आप आगे चलें तो अब नेक्स्ट नंबर आता है H2O का। उसके यदि आप आगे चलें तो नेक्स्ट नंबर आता है इथाइल अल्कोहल का। ध्यान रखें इथाइल अल्कोहल से शुरू करेंगे, मिथेनॉल नहीं लिखना है, मिथेनॉल एक्सेप्शन है, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। यहां मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा इन सब बातों को, बस ध्यान रखें कि मिथेनॉल कभी ना लिखें, मिथेनॉल के अलावा कोई भी आप अल्कोहल लिखें। अल्कोहल्स की जो एसिडिटी होती है वो वाटर से कम होती है, क्यों होती है? क्योंकि अल्कोहल में देखो प्लस आई इफेक्ट आ गया जबकि वाटर में कोई इफेक्ट नहीं है। दैट्स वाई जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं, तो ये अल्कोहल कम एसिडिक हो गया। अब इससे कम ये वाला अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसमें दो साइड से आ रहा है इफेक्ट, तो जितना प्लस आई होगा एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी, तो ये और कम होने लग गई एसिडिटी। क्या आगे चले तो और कम हो जाएगी? बिल्कुल, आप जितना आगे जाएंगे कमी होगी, क्योंकि हमने एक पैटर्न पकड़ा हुआ है और पैटर्न में ये टर्शियरी अल्कोहल आएंगे, इनकी तो और कम हो जाएगी। ये लीजिए, इस ऑर्डर से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो आप इस ऑर्डर को भी अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, एसिडिटी उतनी ज्यादा। ऑर्डर जो आपको दिया जा रहा है वो किसका दिया जा रहा है? एसिडिटी का। तो यहां से यहां अगर आप चल रहे हैं यूं, तो एसिडिटी इंक्रीजेस, Ka इंक्रीजेस और pKa डिक्रीजेस, क्योंकि pKa जितना कम होता है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखें, एसिडिटी अगर बढ़ रही है तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन pKa की वैल्यू कम होगी। ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जैसा क्लास ये नहीं है कि मैं हर चीज एक्सप्लेन करूं, बस आप इतना ध्यान रखिए, फटाफट क्विक रिवीजन आप कर रहे हैं, एग्जाम में 100% आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। बस ध्यान रखिए, प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका हो गया एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फाइन, चलें नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट ईथर के ऊपर। ईथर्स, देखिए ईथर्स के ऊपर मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक आता है विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर, उसको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। और उसके अलावा रिएक्शन विद HI, बाकी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है। और फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने Cl का देखा था। तो मैं भी एक एक करके आपको बातें समझा देता हूं। देखिए ईथर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसका नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस। ये वो रिएक्शन है। मैं फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट में आपको नहीं समझा रहा, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे पहचाना है और करना है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए विलियमसन सिंथेसिस से आपको ईथर बनाना होता है, उसके लिए शर्त होती है कि आपको कोई एल्काइल हलाइड लेना होगा, साथ में आपको कोई एल्कोक्साइड लेना होगा, अभी मैं समझाऊंगा, और उससे आपको क्या बनाने? ईथर बनाने। लेकिन कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस पे क्वेश्चंस आए। अब हमेशा ध्यान रखिए, एल्काइल हलाइड जो हो ना वो छोटे से छोटा हो, छोटे से छोटा, और जो बेस है उसे आप जितना बड़ा करना चाहें आप कर लीजिए, क्योंकि आपके ईथर में छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके ईथर में जो छोटा वाला पार्ट है वो हलाइड से आए और बल्कि जो पार्ट है वो हमेशा बेस से आए। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एल्काइल हलाइड हम लिखते हैं CH3Cl, परफेक्ट, छोटे से छोटा हो गया ना, कोई डिग्री नहीं है इस हलाइड की। इससे थोड़ा सा अगर आप और ऑप्शन में लेना चाहो तो प्राइमरी हलाइड, उसके अलावा आपको कोई सा भी हलाइड नहीं लेना है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होता है? एल्कोक्साइड होता है जैसे ये CH3O- Na+ आप चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो एल्कोक्साइड आयन का ही मेन रोल है। सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, सोडियम एल्काइल एंड ऑक्सीजन पे माइनस साइन, तो सोडियम एल्कोक्साइड। फाइन, ये दो चीजें आपके सामने। अब आपको क्या करना है? रिएक्शन जब इन दोनों के बीच में होगी तो यहां से Cl और यहां से Na बाहर निकल जाएगा और आप कर देंगे इसको NaCl, और अब यहां से क्या लिखेंगे? CH3, फिर यहां से टूटा है तो यहां से O, इधर भी कौन आ जाएगा? CH3, इधर भी कौन आ जाएगा? CH3 और CH3। ये आपको मिल गए ईथर, और ये आपको मेजर अमाउंट में भी मिलेंगे। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि ये हलाइड छोटे से छोटा हो। नो डिग्री वाला हलाइड भी चल जाएगा जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, या फिर प्राइमरी चल जाएगा। अब उल्टा देखिए, अब आपने मान लीजिए ये कर दिया होता कि CH3 और यहां पे Cl लगा देते, देखो ये नो डिग्री था, कोई डिग्री नहीं थी, जबकि ये टर्शियरी हलाइड है, और यहां पे आप जो बेस है वो आप ये वाला ले लेते। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वही तो करना है,
NaCl ही तो बाहर निकालना है, ये लीजिए हम NaCl बाहर निकाल देते हैं। अब क्या बनना चाहिए, अब बनना चाहिए CH3 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 O CH3, ये बनना चाहिए, ये इसके बाद O और CH3, ये और ये तो बिल्कुल सेम है, बस इधर इधर आ गया, तो ये बन तो गया ईथर। आंसर इज नो। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बनता है, बहुत माइनर अमाउंट में बनता है, पर हम तो रिपोर्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ही करते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका एक रीजन है, रीजन सुन लीजिए आप। रीजन है सेकेंडरी हैलाइड्स और टर्शियरी हैलाइड्स के सामने अगर कोई बेस आ जाता है और अगर उस बेस में स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन एंड द मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं वापस बोलूंगा, ध्यान रहे, जो टर्शियरी हैलाइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले। दैट्स वाई यहां पे मेजर प्रोडक्ट ईथर ना होकर एल्कीन्स होते हैं, ये बोर्ड्स में ही है और ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी आपने टर्शियरी हैलाइड लेंगे तो यहां से Cl हटेगा, नो डाउट, NaCl भी बाहर निकलेगा परफेक्टली, लेकिन होगा क्या उसके बाद वो देखिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो हो गई गलत। आप जो चाहते हैं वो तब होता जब हैलाइड छोटे से छोटा, तो दिमाग में बिठा लीजिए हैलाइड छोटे छोटा, और जितना भी बल्कि ग्रुप लाना है वो आप बेस से लेकर आइए, क्योंकि जितना हैलाइड छोटा होगा वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे होता है ये NaCl तो बाहर निकलता है, निकल गया। अब जो CH3O- है ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये बेस आइडिया दे देता हूं, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है, प्लस आ जाता है ना। अभी काफी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये यहाँ से खुद आकर जुड़ने की बजाय, ईथर बनाने की बजाय, ये बेस इसमें से एक H+ को खींच लेता है। अब कहीं से भी आप एक H+ हटा देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से H+ हटा दिया, तो CH2- बचेगा, माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस और प्लस मिलकर बना लेंगे बॉन्ड, और जो चीज मिलेगी वो आपको मिलेगी आइसोब्यूटाइलिन। तो आपको ये ना मिलकर आपको मिलता है CH3 और डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइलिन, और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से जो एल्कीन बनते हैं वो स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इन पे देखो सब्स्टिट्यूशन आ गया है, देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए ना, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्विक रिवीजन में देखा है। जबकि अगर आप इससे एल्कीन बनाने की कोशिश करोगे तो इससे तो एल्कीन बन ही नहीं सकती, 2 कार्बन होने चाहिए। और प्राइमरी से भी अगर आप एल्कीन बनाने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपने कोई प्राइमरी लिया CH3 CH2 Cl, इससे भी अगर आप कोई एल्कीन बनाओगे तो ये वाली एल्कीन बन सकती है, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो ये एल्कीन तो स्टेबल ही नहीं होती। इसलिए 0 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं वो कभी भी एलिमिनेशन फेवर नहीं करते, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो फिर ईथर बनेगा, ये हटा और ये ग्रुप आगे जुड़ गया तो ईथर बन गया। यही विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखें, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। उसकी लिमिटेशन यही है कि यदि आपने टर्शियरी हैलाइड को लिया और दूसरा जो है बेस आपने कोई सा भी ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया, कंपैरेटिवली वीकर ले लिया, तो ये हमेशा प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन को, और एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यही इसकी लिमिटेशन है। और अगर आपको ईथर बनाना है तो कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है, या तो 0 डिग्री हैलाइड जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, या तो आप ये कहिए, या फिर प्राइमरी हैलाइड लीजिए और बेस कोई सा भी लीजिए, आपको मेजर ईथर्स मिलेंगे। दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, और ये प्रिपरेशन काफी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। फाइन, उसके बाद यदि हम बात करें ईथर के ऊपर रिएक्शंस की, तो देखिए ईथर की जो बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं वो HI के साथ है। अब केमिकल रिएक्शंस में यदि हम HI के साथ रिएक्शन को देखें तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। CH3O CH2 CH3, HI से रिएक्शन करनी है, रिएक्शन वैसे होती नहीं है, काफी विग्रस कंडीशन में करते हैं, हीट करना पड़ता है, और HI भी इसलिए लिया बॉन्ड जल्दी टूट जाए। एक तरफ H आएगा और एक तरफ I आएगा, असिमेट्रिकल एल्कीन है। ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान रखें। I को आप हमेशा छोटे पार्ट पे अटैक करवाएंगे, I को हमेशा छोटे पार्ट पे अटैक करवाएंगे अनटिल अनलेस जो बड़ा पार्ट है उसमें टर्शियरी ग्रुप जनरेट ना हो रहा हो। वापस बोलता हूं, I को हमेशा छोटे पार्ट पे अटैक कराइए। कब तक छोटे पार्ट पे अटैक कराते रहेंगे, एल्किल ग्रुप जब तक होंगे तब तक कराइए जब तक कि अंदर कोई टर्शियरी ग्रुप नजर नहीं आता। टर्शियरी ग्रुप नजर आ जाता है तो बड़े पे अटैक करा दीजिए। कहानी छुपी हुई है मैकेनिज्म में, SN1 SN2 जिसकी अभी जरूरत नहीं है। तो हम जैसे यहां देखते हैं तो ये वाला एल्किल ग्रुप और ये वाला छोटा है, तो I को हमेशा किस पे अटैक कराएंगे, छोटे पे, तो CH3I, और बड़े पे फिर कौन आ जाएगा, H, क्योंकि छोटे पे I को अटैक कराएंगे तो यहाँ I आएगा और यहाँ H आएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। पहला केस क्लियर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3O CH CH3 और CH3, अभी भी देखो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो भी I किस पे अटैक करेगा, छोटे वाले पार्ट पे अटैक करेगा। छोटा वाला पार्ट यही है अभी, तो यहाँ से वापस यही चीज बन जाएगी और यहाँ बन जाएगा CH3 CH CH3। कैसे तोड़ा, समझ गए, यहाँ पे I और यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा OH। लेकिन मान लीजिए रट्टा नहीं मारना है,
अगर यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप बन जाता है ऐसा, और फिर आप HI का अटैक करते हैं, तो अब I बड़े वाले पार्ट पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी कार्बन आ गया है। टर्शियरी कार्बन मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा मैकेनिज्म के दौरान, जो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, फिर वहां पे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस होती हैं। उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बस आप ध्यान रखिए टर्शियरी ग्रुप आते ही अब I को आपको यहां जोड़ना है, तो हम बॉन्ड यूं तोड़ेंगे, H इधर और I इधर, तो अब यहां पे बनेगा CH3 CH3 CH3, और इधर आ जाएगा I, और यहां से बाहर निकल जाएगा CH3OH। फाइन, तो ये प्रोडक्ट्स हो गए एल्किल ग्रुप के साथ। ओके, आगे देखते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बात करें, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो नहीं आए लेकिन ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मान लीजिए जैसे ये लिख दिया जाए, बेंजीन है OCH3। फाइन, अब ये बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब HI के साथ यदि आप रिएक्शन करोगे, आपको बॉन्ड तोड़ना है। देखिए ये बॉन्ड तो कभी टूटेगा नहीं, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो सीधी सी बात है बॉन्ड यही टूटेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो HO से तो माइनस है, तो इससे तो प्लस वाला पार्ट, और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस से माइनस वाला पार्ट। तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है? प्रोडक्ट आने वाला है OH और CH3I। वापस आई छोटे वाले पार्ट पे आ गया। फाइन, और ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तो काम हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2O CH3। अब इसके साथ अगर HI की हो, ये क्वेश्चन आया तो नहीं है पर आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमें पता था कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, अभी तो कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है नहीं, लेकिन टूटने पर अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ प्लस साइन आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन, और रेजोनेंस में वो एंगेज हो जाएगा, तो बॉन्ड ये टूटना प्रेफरेबल है। तो यह जब टूटेगा तो यहाँ तो H आएगा और यहाँ I आएगा, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन CH2I, और यहाँ से निकल जाएगा CH3OH बाहर। बस अगर आपने 5-6 एग्जांपल्स भी ध्यान रखे आपका काम हो जाएगा। एरोमेटिक में बस ध्यान रखिए डायरेक्टली O जब जुड़ा रहता है तो बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो दूसरी साइड से ही बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा तो O से तो हमेशा H ही जोड़ना है और CH3 से I जोड़ना है, क्योंकि O पे माइनस और प्लस है। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगी, ये वाला बॉन्ड तोड़े, तो जिसमें टूटने से स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो दो ही कार्बोकेटायन स्टेबल है बहुत, टर्शियरी कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इसीलिए बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ से नहीं टूटता तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, अनस्टेबल होता है। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और तोड़ना ऑक्सीजन के दोनों साइड पे से किसी एक साइड से होता है, या तो यहाँ से तोड़ना है या यहाँ से तोड़ना है। तो हमने यहाँ से इसलिए तोड़ा, स्टेबल कार्बोकेटायन बना, ये अलग। अब O से हमेशा H ही जोड़ता है, तो O से H जोड़ दीजिए और इससे I जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट इज देयर। बस यही ईथर की रिएक्शंस है, विलियमसन सिंथेसिस, स्पेशल केसेस, उसके बाद ये वाला केस है, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर। अब ईथर में आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग जो होती है उसके ऊपर यही क्वेश्चन मैक्सिमम आए, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर OCH3 जोड़ दें तो एनिसोल, और CH2CH3 जोड़ दें तो फेनिटोल, ये इनका नाम है। एनिसोल बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, एनिसोल ये इसका एरोमेटिक ईथर का नेम है। अब आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। अब इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, रिंग से डायरेक्टली जो भी एटम अटैच्ड हो उस पर लोन पेयर हो तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं, और ऑर्थो एंड पैरा में से पैरा ही मेजर मिलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अनटिल अनलेस ऑर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो तो यहाँ तो आपको पैरा ही मेजर मिलेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस कौन कौन सी आप कर सकते हैं, तो वो सारी कर सकते हैं जो कि क्विक रिवीजन में मैंने आपको हाइलाइट्स ही कराई थी। क्लोरोबेंजीन की जो मैंने रिएक्शंस कराई थी, सेम उन्हीं कंडीशंस के साथ आप यहाँ रिएक्शंस कर सकते हैं और वही प्रोडक्ट्स बनेंगे। बस अंतर ये होगा कि ऊपर वहां Cl होता था, अब वहां पे OCH3 होगा, रेस्ट ऑल रिएक्शंस आर सेम। तो मैं दोबारा वापस उनको नहीं लिखूंगा, आप लास्ट वाला क्विक रिवीजन देख लीजिए एल्केन एंड अराइल हैलाइड्स का, उसमें सिर्फ जहां Cl है वहां पे OCH3 लगा दीजिए, जहां Cl आ रहा है वहां OCH3 लगा दीजिए, रेस्ट ऑल रिएक्शन विल बी सेम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है जो कि आया था, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन था ये कि एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, बिल्कुल कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन है, हमें प्रोटोनेशन करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटोनेशन करना है, दोनों में प्रोटोन को जोड़ना है। अब प्रोटोन वाया लोन पेयर अटैच होता है, तो यहां पे ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको अटैच करने के लिए, और ये भी अपना लोन पेयर अटैक करेगा। अब पूछ रहे हैं कि किसका प्रोटोनेशन फास्टर होगा। भाई प्रोटोनेशन फास्टर उसी का होगा जो लोन पेयर तेजी से डोनेट करेगा, या जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी होगी, जो रिच होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही तो H+ को अच्छे से खींचेगा। अब आप सोचिए जरा CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो आंसर आपके पास है +I इफेक्ट। और ये +I इफेक्ट अगर शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ काफी ज्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पॉजिटिव को उतना पावरफुल अट्रैक्शन मिलेगा और बॉन्ड अच्छा बनेगा। जबकि यहाँ पे आपको अच्छे से पता है तो फिनाइल रिंग का -I इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसको भी अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे लोन पेयर्स आर एंगेज्ड इन रेजोनेंस,
वो बाहर जाने की बजाय रिंग के साथ रेजोनेंस में एंगेज है, तो उनकी अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए कम है। दैट्स वाई बेटर प्रोटोनेशन किसका होगा? तो बेटर प्रोटोनेशन इसका होगा। तो प्लस साइड इफेक्ट की वजह से बेटर प्रोटोनेशन ये करेगा, और यहां पे लोन पेयर लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इसीलिए इनका जो प्रोटोनेशन है वो कंपैरेटिवली वीकर होगा। ओके, तो हम यहां कहेंगे वीकर प्रोटोनेशन, और यहां पे स्ट्रॉन्गर प्रोटोनेशन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ जितना मुझे ध्यान था उतना हमने क्विक रिवीजन में कवर कर लिया है। हमने अल्कोहल्स को देख लिया, अल्कोहल्स की काफी सारी रिएक्शंस को देख लिया, उसके बाद फिनॉल्स को देख लिया, और उसके बाद ईथर को भी देख लिया। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारा का सारा कंटेंट जो लास्ट ईयर जिसमें आया है वो सब कवर कर दूं, और मैंने कोशिश भी की कवर करने की, और आई होप कि मैं कवर कर पाया हूंगा। फिर भी कोई चीज छूट जाती है तो वो तो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी ही पढ़नी है। आप टोटल इनके भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन हां, ये आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा इन सबको करने के बाद। यदि आप पिछले 14-15 साल के पेपर्स भी कर सकते हैं, तो आप मान के चलिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से आप काफी फेमिलियर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, सो ये क्विक रिवीजन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्विक रिवीजन में हम फिर मिलेंगे, वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।